आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और शुरुआत आज करेंगे बहराइच से। बहराइच के बवाल कांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। बहराइच में गोलीकांड के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है और यूं कहें कि सियासत थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। बहराइच पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सरफराज के पैर में गोली लगी है। सरफराज के साथ ही तालिब के पैर में भी गोली लगी है और इन आरोपियों के पास से अवैध हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ जारी है। रिपोर्ट देखिए। बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस और आरोपियों के बीच जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए। आरोपियों के नाम मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब हैं। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना। गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी हिंसा के आरोपी थे और नेपाल भागने की फिराक में थे। वहाँ पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि बहराइच में घटना हुई नहीं थी, करवाई गई थी। यूपी में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर और हत्याएं करवा रही है। यूपी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार फेल हो चुकी और सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये फर्जी एनकाउंटर और फर्जी हत्याएं करा रही है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि आरोपी और दंगाइयों में फर्क नहीं होना चाहिए। जिन्होंने दुकानें जलाई उनके खिलाफ भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी जी। दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। एसबीएसपी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि आरोपियों का जब एनकाउंटर होता है तो गोली ही चलती है, उन पर फूल नहीं बरसाए जाते। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। पूरा मामला 13 अक्टूबर रविवार शाम का है, जब बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था। इसमें रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। मंगलवार और बुधवार को जिले में शांति रही। गुरुवार को महाराजगंज इलाके में इंटरनेट बहाल कर दिया गया। वहीं हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सीएम योगी ने मामले में कड़े एक्शन का भरोसा जताया था। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
यूपी के बहराइच में जिस राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर पूरे इलाके में तनाव है, उस राम गोपाल मिश्रा के एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि वो वीडियो जिससे हादसे के दिन का बताया जा रहा है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के बहराइच में जिस राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर पूरे इलाके में तनाव है, उस राम गोपाल मिश्रा के एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हम आपको वो हर एक वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि बहराइच हत्याकांड में अब तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। बहराइच हत्याकांड के 5वें दिन 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 5 आरोपी अब्दुल हमीद, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालीम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद अफजल हैं, जो नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में सभी आरोपी दबोच लिए गए। इनमें से एक सरफराज और तालीम मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। इसके साथ ही बहराइच हिंसा में अब तक कुल 55 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में कुल 11 FIR दर्ज कराई गई हैं। इस बीच राम गोपाल मिश्रा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में राम गोपाल मिश्रा को गोली लगने के बाद छत पर गिरने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक मकान की छत पर भगवा रंग की टी-शर्ट पहना एक शख्स झुककर हरे रंग का एक झंडा उठा रहा है। ठीक उसी वक्त 2 गोलियों के चलने की आवाज आती है। दूसरी गोली की आवाज सुनाई देते ही वो शख्स छत पर गिर जाता है, जिसके बाद एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स राम गोपाल मिश्रा है, जो गोली लगते ही बेसुध होकर छत पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये वीडियो 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे का बताया जा रहा है। गोली लगने के बाद क्या हुआ, इससे जुड़ा भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में एक शख्स को छत से नीचे ले जाते हुए देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये राम गोपाल का शव है, जिसे आरोपी छत से नीचे ला रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा को गोली लगने से पहले क्या हुआ था, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सरफराज अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़ गया था, जहां पहले से एक हरा झंडा फहराया जा रहा था। राम गोपाल ने उस झंडे को रेलिंग समेत उखाड़ फेंका। झंडा उतारने की कोशिश में अब्दुल हमीद के छत की रेलिंग भी टूट गई। उसी वक्त नीचे खड़ी भीड़ में से किसी ने राम गोपाल की तरफ एक भगवा झंडा फेंका। राम गोपाल ने उस झंडे को हाथ में लिया और फहराने लगा। इस दौरान नीचे खड़ी भीड़ जय बजरंग बली और वंदे मातरम के नारे लगा रही थी। तो चलिए अब बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की करते हैं, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वे कनाडा के प्रधानमंत्री से ज्यादा खालिस्तान के प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पोल अब खुल गई है। ट्रूडो ने खुद ही कबूल कर लिया कि भारत पर लगाए गए आरोपों का उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब हर मोर्चे पर कनाडा की पोल खुल गई है। ट्रूडो ने खुद ही कबूल किया है कि भारत पर लगाए आरोपों का उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। मतलब उन्होंने बिना सबूत के ये आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, जो कनाडा भारत पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं के सांसद ये बता रहे हैं कि कैसे खालिस्तान समर्थक कनाडा के हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं।
Last week, I could safely participate in a Hindu event in Edmonton only under the protection of RCMP officers as a group of Khalistani protesters staged a disruptive demonstration against me. In Canada, we have long recognized the serious problems of Khalistani violent extremism. Let me be clear, any actions or involvement by foreign state actors within Canada in any form are unacceptable. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पन्नू जैसे आतंकियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। सांसद चंद्रा आर्य का आरोप है कि पन्नू जैसे लोगों को कनाडा की सरकार का खुलेआम समर्थन हासिल है और यही वजह है कि कनाडा में हिंदू सुरक्षित नहीं है। खालिस्तान और पन्नू जैसे आतंकियों के समर्थन की बात सिर्फ कनाडा के सांसद चंद्रा आर्य ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद आतंकी पन्नू ने कनाडा के पीएम ट्रूडो से अपने रिश्तों की बात को कबूल किया है। Six for Justice have been communicating with the Prime Minister office for the last 2 to 3 years, detailing all the spy network. आतंकी पन्नू ने ये भी कहा कि सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को भारत के खिलाफ सबूत दिए हैं। हालांकि ये कौन से सबूत थे और इन सबूतों में कितनी सच्चाई थी, इस बात की पोल अब खुद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ही खोल दी है। आतंकी निज्जर हत्याकांड में भारत पर आरोप लगाने वाले ट्रूडो ने अब माना है कि उनके पास ये आरोप लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है और न ही कोई सबूत है कि भारत इसमें शामिल है। ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने भारत के साथ सिर्फ खुफिया जानकारी साझा की थी। We chose to continue to work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, oh, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. तो जिस आतंकी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच इतना तनाव है कि भारत ने अपने राजनयिकों को कनाडा से वापस बुलाने के साथ ही कनाडा के राजनयिकों को भारत छोड़ने तक का फरमान सुना दिया है, वो पूरी बात ही आधारहीन निकली, जिसे खुद ट्रूडो भी मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है, लेकिन ये कोई आम शपथ ग्रहण नहीं था। लोग इसे एनडीए की शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं। तो इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। एनडीए के सहयोगी दलों के तमाम दिग्गज इस शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी सरकार है। नायब सिंह सैनी जिसके सरदार है। आज मेगा समारोह में नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में आयोजित किया गया था। सीएम पद की शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी का आशीर्वाद भी लिया। शपथ ग्रहण समारोह को एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी के दिग्गजों से लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू सहित कई दिग्गज नेता पहुंचे। मंच पर पहुंचने के बाद चंद्रबाबू नायडू मुस्कुराते हुए नजर आए। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद एनडीए ने चंडीगढ़ में गठबंधन के सभी सीएम और डिप्टी सीएम के साथ बैठक की। पीएम मोदी इस बैठक में शामिल रहे। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद बैठक आयोजित की गई। एनडीए ने इस बैठक के जरिए विपक्ष को भी अपनी मजबूती का संदेश दिया। एनडीए के 31 दलों के नेता बैठक में मौजूद रहे। Afterwards, all elections, NDA and also BJP is going to win.
people are trusting on him. He is delivering the aspirations of the people of this great nation. He brought country, pride and prosperity, and also he is creating wealth in a big way. उनको छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने मोदी जी विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई। मैं इस खुशी के दिन हरियाणा के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक यहाँ की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है ये एक अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत है। जिस तरीके से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, मेरे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में ये जीत हुई है, ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। शानदार जीत के बाद शानदार शपथ ग्रहण। हरियाणा में एनडीए ने अपनी ताकत दिखाई है। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए बीजेपी ने विपक्ष को ये संदेश भी दिया है कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की, क्योंकि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के रजामंदी बन गई है। उपचुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को 2 सीटें दी हैं। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। इधर उपचुनाव को लेकर सियासी दंगल भी जारी है। मिल्कीपुर सीट को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अखिलेश ने बीजेपी और योगी सरकार पर कई बार किए। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी यहां पर चुनाव हार जाएगी। बीजेपी के तमाम आंतरिक सर्वे में भी ये रिपोर्ट आ रही है, इसलिए वहां पर हार के डर से चुनाव टाला गया। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद प्रभु राम की नगरी अयोध्या सुर्खियों में है। इस बार चर्चा का केंद्र है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव। मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो पहले विधायक अवधेश प्रसाद के कब्जे में थी, उनके सांसद बनने से अब खाली हो गई है और यहाँ उपचुनाव की तैयारी चल रही है। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इसकी वजह है बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ के जरिए 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका। हालांकि अब उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया है, लेकिन अब गेंद कोर्ट के पाले में है। वहीं अजय राय ने एक बार फिर कहा है कि कांग्रेस और एसपी दोनों दल साथ मिलकर लड़ेंगे और दावा किया है कि सभी सीटों पर एनडीए को हराएंगे। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाकुर रहमान बर्क ने कहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी उपचुनाव के लिए तैयार है। एसपी सभी सीट पर जीत दर्ज करेगी। अखिलेश ने बहराइच की घटना पर बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बहराइच की घटना वहां की प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सत्ता और शासन अब बहराइच में अन्याय कर रही है। जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहाँ क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी सीटों पर एक ही बार में
13 नवंबर को वोटिंग होगी और फिर 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर फंसे कानूनी पेच से विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया। किसी भी राजनीतिक दल को किसी के भी शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन अखिलेश जी आप झूठ मत फैलाइए। प्रशासन ने आकलन करके, निर्वाचन आयोग ने आकलन करके जिनको भी हटाया वो हर चुनाव में होता है। इस नाते मैं कहूंगा कि आप झूठ बोलना बंद करिए। वहीं अगले 2-3 दिन में ये मुद्दा नहीं सुलझा तो मिल्कीपुर का उपचुनाव टल सकता है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि ये कानूनी पेच दूर हो और मिल्कीपुर में भी 13 नवंबर को उपचुनाव हो सके। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही है, लंदन दौरे पर इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन के संसद का दौरा भी इस दौरान किया, भारतीय मूल के सांसदों से मुलाकात भी की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश दौरे पर, यहां पर इंग्लैंड के मंत्रियों से भी भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने रिसर्जेंट राजस्थान को लेकर के ब्रिटिश सांसदों को आमंत्रित किया है। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए आमंत्रण दिया गया है और इस दौरान उन्होंने कई सांसदों से मुलाकात की है। इंग्लैंड के मंत्री से भी मुलाकात की। वहां पर यूके में भारतीय मूल के सांसदों से भी भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त विदेश यात्रा पर गए हैं। खास तौर पर ये यात्रा, विदेश यात्रा जो है राइजिंग राजस्थान को लेकर है और इस वक्त लंदन के दौरे पर, जहां पर देखिए भारतीय मूल के सांसदों से मुलाकात करने के साथ साथ इंग्लैंड के मंत्री से भी मुलाकात करती हुई तस्वीरें आपके लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।